अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। बलूचिस्तान के पुरअमन मुस्तकबिल को एक बार फिर से सफाक दहशतगर्दों ने खून में नहला दिया। ज़िला खस्तार के 0 पॉइंट पर स्कूल की बस पर होने वाले सफाक खुदकुश हमले ने पूरी ही कौम को सोगवार कर दिया और इस दिल दहला देने वाक़े में 3 मासूम तालिबात समेत 5 अफराद भी शहीद हुए हैं, जबकि 38 बच्चे इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। यह हमला सिर्फ इंसानियत पर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला था। जब तालीम की राह पर गामज़न नन्ही कलियों को खून में नहलाया गया तो हर आंख अश्कबार और हर दिल गमज़दा हो गया। डिप्टी कमिश्नर खस्तार की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला एक खुदकुश बमबार की तरफ से किया गया, जिसने बस के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके कुछ मनाजिर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। शहीद होने वाली बच्चियों में 6ठी जमात की सानिया सोमरो हैं, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर है और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ये वो मासूम बच्चियां हैं जिनकी तस्वीर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं, जो अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब के लिए स्कूल जा रही थी। ज़ख्मी बच्चों में से कई की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया था। इस वाक़े की मज़म्मत न सिर्फ पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला और सियासी रहनुमा कर रहे हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी इस हमले को शदीद अल्फाज में मुस्तरद किया गया। पाकिस्तान में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ और दीगर आलमी तंजीमों ने इस बेहमाना फ़ेल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अफसोस का इजहार करते हुए ये कहा गया है कि स्कूल जाते बच्चों को निशाना बनाना ये नाकाबिले तसव्वुर है और ये नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने इस हमले को भारत की प्रॉक्सीज़ के जरिए की गई दहशतगर्दी करार दिया है, जो कि भारत बहुत अरसे से करता आ रहा है, जिसका मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए। जो तालीम दुश्मनी है उसको वहाँ पर फ़रोग दिया जाए कि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को तालीम के लिए ना भेजें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम के हौसले बुलंद हैं और इंशाअल्लाह दुश्मन ये ज़रूर अपनी आंखों से देखेगा। सिक्योरिटी इदारे इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। ये वाक़या न सिर्फ एक अलमनाक सानेहा है, बल्कि ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि दुश्मन किस कदर एक लो लेवल पर आ चुका है, किस तरह की हरकत की जा रही हैं, जहां मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और इस अज़्म का अदा करती है कि तालीम, अमन और तरक्की की राह पर कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये हमला मासूम बच्चों के ख्वाबों को खाक में मिलाने की कोशिश ज़रूर थी, लेकिन ये कौम अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी भी देने को तैयार है और इंशाअल्लाह हमेशा हम तैयार रहते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है, बट जब हम अक्रॉस दी बॉर्डर देखते हैं तो इस तरह के किसी भी वाक़े पर जो पाकिस्तान में पेश आता है कहीं से भी इसको कंडेम नहीं किया जाता, जिससे ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तानी जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे इसमें सर फहरिस्त है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जहाँ PSL 10 के पहले क्वालिफायर में सनसनीखेज मुकाबला हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त हो गई और चौथी बार हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL के फाइनल में जगह बना ली है। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मैच खेला गया, इंपॉर्टेंट मैच था। कोयटा ने पहले बैटिंग की, इसमें जो अहम परफॉर्मेंसेस रही वो फ़हीम अशरफ की रही, वो दिनेश चंदीमल की रही। जारहाना इनिंग्स की बदौलत 209 रन जैसा हदफ सेट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने लाहौर के स्टेडियम में, जहां इतना स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं था। जवाब में इस्लामाबाद की टीम हमने देखा कि साहबजादा फरहान के सिवा मुकम्मल तौर पर हमें वो दबाव में नजर आई। पूरी टीम सिर्फ 179 रन पर पवेलियन लौट गई और ये जो फतह थी ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए न सिर्फ फाइनल में वो पहुंच चुके हैं, बल्कि टीम की नई हिकमत अमली, जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें वो दिखाई दी हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ताबिश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? इस सीज़न में पहले भी 2 बार जब कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से हुआ तो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया। एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट था या आपको लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी ना किसी तरीके से कम बैक कर सकती है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवर खाबर, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और यकीनी तौर पर ये जो एक्सपेक्टेड था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस अंदाज की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, उनका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है थ्रू आउट द इवेंट दिखाई दे रहा था। जिस अंदाज की उन्होंने परफॉर्मेंस की
फिर एक कलीदी किरदार उनके लिए ये भी है कि उनका बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से जल हुआ है, ऑल्दो उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इसी अंदाज से चलना है और वो हिकमत अमली जो दुरुस्त साबित हो रही है। उनके बेंच पर भी ख्वाजा नाफे और हसीबुल्ला जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। फिर अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में आप देखें कि वहाँ फिन एलन बैटिंग कर रहे हैं, जो है हसन नवाज बैटिंग कर रहे हैं, रायली रूसो बैटिंग कर रहे हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट है उनके लिए। फिर आपने जिक्र किया दिनेश चंदेमाल जो है वो भी टीम का हिस्सा बन चुके हैं और इसके साथ साथ आप देखें अब जो है राना फहीम अशरफ वो भी क्योंकि डगआउट में मौजूद है, उन्होंने कल जिस अंदाज की परफॉर्मेंस की वो बड़ी टीम के लिए खुशाइन साबित हुई। फिर बॉलिंग अटैक के अंदर आप देखें तो मोहम्मद आमिर, राना फहीम अशरफ और इसके साथ साथ उस्मान तारिक, उनकी बॉलिंग यूनिट भी बड़ी सॉलिड दिखाई दे रही है जिसका एडवांटेज वो ले रहे हैं। और यही वजह बनी कि आप हरीफ टीम पर जो है आपने एक दबाव बरकरार रखा, आपने उस पर दबदबा बरकरार रखा और फतह से हम किनार हुए। ठीक है ताबिश, सीजन जब शुरू हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक के बाद मतलब एक ही गो में उन्होंने 5 मैचेस जीते और उसके बाद फिर हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड का डाउनफॉल शुरू हुआ, 4 मैचेस वो मुसलसल हारे। कहाँ आपको लग रही है मिसकैलकुलेशन कहाँ उनसे हो गई? सबसे पुरएतमाद टीम हमें पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की वही दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि बेंच स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा आजमाया जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया। आपको भी ऐसा लगता है? कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता है शेक कर गया। स्टार्ट में 5 मैचेस जीते, फिर बड़ा इजी ले लिया इवेंट को। ऑल्दो इवेंट इतना इजी है नहीं, आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी जो पजीराई है वो आपने देखी है। लेकिन जिस अंदाज से शादाब एंड कंपनी ने इस इवेंट को लिया वो दे हैव टेकन ऑन अ लाइटर नोट, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा अपने आखिरी के मैचेस में, जिसकी वजह से एफएन बर्ड्स पर जाके कहानी आ रही थी। लेकिन ऑल्दो उन्होंने अपनी डूबती नैया को किसी तरह से पार लगा दिया और पोजीशंस भी बेहतर कर ली टेबल पर। अब क्योंकि उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन आज का मैच बड़ा कलीदी और अहम होगा क्योंकि लाहौर में खेला जा रहा है। अहलियाने लाहौर जो है वो देखने आएंगे और जिंदा दिलाने लाहौर जब देख रहे होंगे तो कराची मद्दे मुकाबिल होगा, तो वो एक बड़े जो है शानदार लम्हात होंगे। और कराची ने लाहौर में पहले मैच हराया इसी इवेंट के अंदर और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी इरफान नियाजी ने। वेरी मच होप्स ऑन कराची क्योंकि डेविड वार्नर जब से आए टीम का माहौल तब्दील हो गया है जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तमाम वो चीजें हो रही हैं। आप देखें उनकी बैटिंग ऑर्डर जो है बड़ी अच्छी पॉजिटिव स्टार्ट दे रही है। तो उनकी बॉलिंग यूनिट में भी उनके लिए गुड न्यूज ये है कि मीर हमजा भी फिट हो चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक साथ जब टीम जो है मुकम्मल होती है तो फिर लड़ाने में भी मजा आता है। और यही जो है तमाम वो बॉक्सेस हैं जिसको टिक कर रही है इस वक्त कराची हो या कोयटा हो। और मुझे ये लगता है इस वक्त आज का जो मैच हो या फिर कल का जो मैच होगा जिससे मुतालिक आपने मुझसे सवाल भी किया, देखिए आपने बड़ी गलतियां की हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस अंदाज से आपने मोमेंटम को तब्दील किया, एक ही टीम के अंदर नंबर ऑफ स्पिनर आप देखें, उसी टीम में शादाब है, इमाद है, सलमान अली आगा हैं, फिर मोहम्मद नवाज भी उसी टीम में। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट मेकिंग देयर थिंग्स ऑन अ बैक रोड एंड बैड रोड। ठीक है। अच्छा, एक और मैं प्लेयर के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा। साहबजादा फरहान बड़ा कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हमें इस सीजन में, उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही। इन फ्यूचर कहां पर देख रहे हैं साहबजादा फरहान को? साहबजादा फरहान का बड़ा अच्छा फ्यूचर होता मेरे नजदीक। आप नाराज नहीं होइएगा, कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं जब मैं ऐसी बात करता हूँ, लेकिन उनका डोमिसाइल माजरत के साथ केपीके का है। अगर उनका डोमिसाइल पंजाब का होता तो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी थी। ठीक है, पीसीबी जो उनको बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी दे देता, लेकिन माजरत के साथ उनका ताल्लुक केपीके से, क्योंकि हम भी ताल्लुक रखते सेंस है। आप देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स एक टीम है, उसके अंदर एक ही खिलाड़ी है बलोचिस्तान, उसको आज तक एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एक भी मैच नहीं मिला। ये तो बदकिस्मती है हमारे यहाँ। तो हम जाए तो कहाँ जाए। अब हम जब बात करते हैं, आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में एक अफसोसनाक वाकये का जिक्र किया, लेकिन आप देखें कि इस तरीके से अगर चीजें की जाएंगी तो महरूमियां पैदा होंगी। ये खिलाड़ी जो है, आपको याद होगा पहले भी साहबजादा फरहान जो है कह उठे, चीख उठे कि मेरा ताल्लुक जो है क्योंकि केपीके से, इसके लिए मुझे ओपनर नहीं भेजा जाता है। तो अब ये वही वजूहत है ना, क्यों खिलाड़ी इस तरह बोलता है। मैं तो हैरान हूँ, इसलिए बोलता है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एक खिलाड़ी जो डिजर्व करता है अगर उसको मौका नहीं मिलेगा वो क्या करेगा।
ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें भी देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दूसरी तरफ नसीम शाह के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, 4 ओवर्स उन्होंने कराए, कोई विकेट नहीं ली, 50 रन उन्होंने दिए। नसीम शाह की फिटनेस और फॉर्म जो हम देख रहे हैं, मैं उनके फॉर्म बे की बात नहीं कर रहा, जो उनकी फॉर्म है उसमें भी वो आपको लग रहा है इस्लामाबाद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो भी बन गई? मुझे नसीम शाह का फॉर्म जो है बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है। वो जो फॉर्म लगाते हैं और फिर शेफ बनाते हैं उसको, तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं वो आजकल। और इसी वजह से वो ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ अभी लाहौर में इन एक्शन होगी उसका भी हिस्सा बन चुके हैं। दिस इज इनक्रेडिबल बाय पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर्स। और यही वजह है कि शायद नसीम शाह और चंद और खिलाड़ियों जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर है, ये शायद खूबसूरत होने की वजह से टीम का हिस्सा बनते रहते हैं। इनकी कोई खास कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपने जब शाहीन को ड्रॉप किया है तो यू शुड ड्रॉप नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। उनकी ऐसी क्या परफॉर्मेंस थी, या फिर आप खुद बता दें कि कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, कौन सी दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं। आप खुरम शहजाद को चांस देते और आप दीगर बॉलर्स को चांस देते, शाहनवाज दानी थे, मीर हमजा हैं, आप उनको चांस देते, लेकिन नहीं, आपने लॉबी चलानी है। वो लॉबी चल रही है, हम किस पर तनकीद करें? पीसीबी कहता है हम पे तनकीद ना की जाए, लेकिन पीसीबी वो वाहिद है क्रिकेट बोर्ड है जो गलतियां खुद करते हैं और जब तनकीद होती है तो फिर तनकीद से चुपता। ठीक है ताबिश, बस एक लास्ट कमेंट आज के मैच के हवाले से, कराची वर्सेस लाहौर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आज के मैच को लेकर? वेरी मच अमेजिंग मैच, और क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का टाकरा होता है ऐसे लाहौर कराची का टाकरा हमेशा से रहा है। वो कराची की बिरयानी हो या फिर लाहौर की सीरी पाए या फिर कराची किंग्स का मुकाबला हो लाहौर कलंदर से, तो वो हमेशा से जबरदस्त और काफी ज्यादा देखा जाता है। और आज का मैच क्योंकि ना सिर्फ बड़ा शानदार होगा, हमारी भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ मेरा ताल्लुक कराची से, आई हैव मच होप्स विद कराची, लेकिन हाँ मुझे यकीन है आपके जो है होप्स होंगे लाहौर के साथ। तो आज के देखें क्या मैच होता है। मे द बेस्ट टीम विन, मे द बेस्ट टीम विन, हम तो हमेशा यही कहेंगे। बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और सिचुएशन इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोटा ग्लैडिएटर्स ने हराया है, एक अच्छे मार्जिन से हराया है। अब देखना यह है कि एलिमिनेटर 1 में जो उनका मुकाबला होगा वो किस तरह का जाएगा। इसका फैसला होगा कि लाहौर वर्सेस कराची आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का ये जो मैच है हाई वोल्टेज टाकरा है, जिस तरह से ताबिश भी कह रहे थे, जिसका सभी को इंतजार है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक वायरल न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। माहिरा खान की अमरीकी खातून ओनिजा रॉबिन्सन से मुलाकात हुई है और इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। कराची के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून ओनिजा रॉबिन्सन की मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान से ये मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको ही याद होगा, कुछ अरसे पहले ये वाक़या पेश आया था। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली अमरीकी शहरियाँ हैं ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन, जो गुज़श्ता साल पाकिस्तानी नौजवान नदाल मेमन की मोहब्बत में मुब्तला होकर ये पाकिस्तान आई थी। मीडिया पर बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई दी। 19 साल नदाल कराची के इलाके गार्डन के रहायशी हैं। इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई और ओनिजा ने 1 माह के टूरिस्ट वीज़े पर 11 अक्टूबर को पाकिस्तान का सफ़र भी किया। ओनिजा का कहना था कि नदाल शादी के लिए तैयार था, ताहम उसकी फैमिली की मुखालफत के बाइस ये रिश्ता मुमकिन नहीं हो सका। वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद ओनिजा ने पाकिस्तान में क़याम जारी रखा और जब वो 10 नवंबर तक वतन वापस नहीं गई तो मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। इसके बाद उन्हें कराची एयरपोर्ट पर ASF ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले भी किया था। और पाकिस्तान में क़याम के दौरान ओनिजा की दोस्ती इंस्पेक्टर शबाना नामी पुलिस एहलकार से भी हुई, जिन्हें वो आज भी याद करती हैं। और हालिया दिनों जब माहिरा खान अमेरिका में अपनी फिल्म लव गुरु की प्रमोशन के सिलसिले में मौजूद थीं तो उनकी ओनिजा रॉबिन्सन से मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के दौरान ओनिजा ने शबाना का जिक्र भी छेड़ा, जिस पर माहिरा खान ने भी मुस्कुराते हुए हेलो शबाना कहा। और ये जुमला देखते ही देखते अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ओनिजा ने कराची की चिकन बिरयानी को भी याद किया, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और पाकिस्तान में उन्होंने जो दिन गुजारे थे उन दिनों को भी यादगार करार दिया।
माहिरा खान की जानिब से इस दोस्ताना और हमदर्दाना अंदाज ने ना सिर्फ फैंस के दिल जीत लिए हैं बल्कि पाकिस्तानी माशरे का जो एक पॉजिटिव इमेज है, जो एक मेहमान नवाज इमेज है, उस चेहरे को भी दुनिया के सामने एक बार फिर से पेश किया है। जैसा कि कोई भी मेहमान पाकिस्तान में आता है, अब बहुत से ऐसे इंटरनेशनल व्लॉगर्स हैं, जब उनके व्लॉग्स हम देखते हैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार इसी तरह से करते हैं, जो उनकी मेहमान नवाजी यहाँ पर की जाती है, जिस तरह से उन्हें मोहब्बत मिलती है, जिस तरह से उन्हें केटर किया जाता है। तो ये पाकिस्तान का इमेज करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद और उनके साथी अदनान ने एक और नाकाबिल यकीन कारनामा सरंजाम देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और इस बार ये दोनों नन्हे सुपरस्टार्स फ्रॉग जंप यानी मेंढक छलांग के आलमी चैलेंज में उतरे और इन दोनों ने एक नई तारीख रकम की है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से 20 फ्रॉग जंप्स का हदफ दिया गया था, लेकिन सुफियान और अदनान ने सिर्फ चंद लम्हों में 47 फ्रॉग जंप्स मुकम्मल करके ना सिर्फ पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि दुनिया भर को पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ भी यहाँ पर करवाया है। याद रहे कि सुफियान महसूद इससे पहले भी 2 भारतीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। और इनकी कामयाबियों के पीछे जब हम देखते हैं तो इनके वालिद और इनके कोच इरफान महसूद का बहुत बड़ा किरदार है, जो खुद भी 100 से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। उनके इन रिकॉर्ड्स को हम अपने प्रोग्राम्स में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये महज रिकॉर्ड्स नहीं हैं बल्कि ये एक अज़्म है, जद्दोजहद है, और ये इन दोनों बाप बेटा की हुब्बुल वतनी की कहानी भी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इरफान अपने बेटे को इस वक्त ट्रेन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं इतनी अर्ली एज में, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। डे बाय डे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं दावत देना चाहूँगा सुफियान महसूद और इरफान महसूद ने हमें शो में ज्वाइन किया है। इरफान और सुफियान बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सुफियान, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। पहले भी हमने आपसे शो में बात की थी जब आपने इंडियंस के रिकॉर्ड तोड़े थे। अभी कैसा लग रहा है आपको, इतनी कम उम्र में आप इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं दुनिया में? जी सुफियान, हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, कैसा लग रहा है सुफियान आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने तो कहा था कि सिर्फ 20 फ्रॉग जंप्स करनी है, तो ये 47 आपने कैसे की और क्यों की? रिकॉर्ड 20 था, आपने कितने किए? 47 मैंने जी। तो इसमें सुफियान कितनी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल लगती है? अच्छा लगा बहुत। अच्छा, तो कैसे फिर स्टडीज को कैसे मैनेज करते हो? इतनी प्रैक्टिस भी करते हो, इतने रिकॉर्ड्स बना रहे हो, पढ़ाई में कैसे हो? अच्छा, अच्छे हैं, चले अच्छी बात है। लेकिन ये अब हम आपके बाबा से पूछते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें शो में ज्वाइन किया। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इस वक्त सुफियान को लीड कर रहे हैं। आपके अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो 100+ हो चुके हैं, पहले भी हमने प्रोग्राम में बात की है। सुफियान की अचीवमेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज जो अदनान नहीं है वो स्कूल गए हुए, तो उसकी जगह फिर मैं बैठा हूँ। ये रिकॉर्ड 20 फ्रॉग जंप करने थे और इन दोनों को मैंने ये रिकॉर्ड जब वीडियोस वगैरह दिखाई कि इस तरीके से आप लोगों ने करने, क्योंकि ये पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इन्होंने बनाया है। इससे पहले ये चैलेंजिंग रिकॉर्ड था, ये अटेम्प्ट नहीं किया था। तो इसको जो फ्रॉग जंप थे इसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से करना है, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन इन्होंने काफी कम टाइम में इस रिकॉर्ड को अच्छे मार्जिन से बीट। ठीक है। और सुफियान की जब कोचिंग करते हैं तो फिर सुफियान के साथ सख्ती कितनी करते हैं? एज अ फादर तो आप उसको लेके चल रहे हैं, बट एज अ कोच फिर कितनी आपको सख्ती करनी पड़ती है? और हमारी अकेडमी है, वहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं हमारे, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए उनको तैयारी करवानी पड़ती है। तो उनको उसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि उनकी गेम को भी मुतासर ना हो और सही तरीके से वो परफॉर्म कर सकते। लेकिन बच्चे होते हैं
उनको फिर बच्चों की तरह ही समझाना पड़ता है कि ताकि वो इस चीज का इंटरेस्ट ले, इस चीज को सही तरीके से आगे कर सके। ठीक है। अच्छा, पहले भी हमने देखा कि सुफियान ने इंडिया के 2 रिकॉर्ड्स थे, वो भी तोड़े हैं, ये भी एक और नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। आगे अब फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, कौन सा नेक्स्ट गोल आपने सेट किया हुआ है? हमारी जो कोशिश है यहाँ पे, चूंकि हमारा एरिया काफी बैकवर्ड एरिया, फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे जो टैलेंट है, लोकल टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना, ताकि यहाँ पे हमारा एक साफ इमेज पूरी दुनिया को जा सके। अब हमारी एकेडमी के 20 स्टूडेंट हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, और सबसे कम उम्र एथलीट भी हमारे एकेडमी के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो कोशिश है कि आगे फ्यूचर में भी और टैलेंट में लेके आ सकूं और उनको गाइड कर सकूं और वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, लेकिन इरफान ये जो फ्रॉक जंप है यकीनी तौर पर आसान तो नहीं है और एक छोटे बच्चे के लिए मुश्किल भी है। हम यहाँ पर भी देखते हैं स्कूल्स में करवाई जाती है, लेकिन बच्चे वो इतनी क्वांटिटी में नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल इसकी प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल, ये कुछ चीजें होती हैं कि दिखने में आसान होता है, लेकिन जब करते हैं तो उसके लिए आपको काफी स्टेमिना, प्रॉपर जो जब गाइडलाइन को आपने फुलफिल करना होता है, फिर वो काफी मुश्किल हो जाता है। फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें एक भी चीज अगर आपने मिस की तो वो रिकॉर्ड रिजेक्ट कर देते हैं। उनको एक टाइम फ्रेम दिया होता है, गाइडलाइन दिए होते हैं, उसको फिर आपने सही तरीके से करना फिर काफी मुश्किल होता है। ठीक है, और आपकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पर अगर हम ये कहें कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं या भी इलाके के लोग हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, किस तरह से इस प्लान को लेके चल रहे हैं? हमारी एकेडमी चूंकि डेरा इस्माइल खान में, यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है कि बाहर से लोग आए हैं। काफी रास्ते हमारे साथ करते रहते हैं कि हमने वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। हमारे पास यहाँ पे फिर उनके लिए हाउसिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर सकते, तो इस वजह से फिर हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे जो हमारे आसपास करीब एरियाज हैं, वजीरिस्तान हो गया, टांग हो गया, डेरा इस्माइल खान है, या आसपास के सराउंडिंग जितने एरियाज के लोग आ सकते हैं, उनको फिर वहाँ पे हम फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, और इरफान अभी जिस तरह से आपकी तो जो हम देख रहे हैं अचीवमेंट है, 100 से ज़ायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, अभी सुफियान भी आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे लोग जो आप ये समझते हो जिनके पास कोई सलाहियत मौजूद हो, हमारे शो पे भी ऐसे बहुत से लोग आते रहते हैं, शायद उन्हें रास्ते ये मालूम नहीं है, किस तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने के लिए आपको कैसे कांटेक्ट करना होता है, क्या इसका तरीक़ेकार होता है? एक चीज, मेरे अभी 150 की वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो पाकिस्तान का पहला एथलीट हूँ। साथ में हमारी एकेडमी के तकरीबन 200 के करीब रिकॉर्ड होने वाले हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोसेस डिफिकल्ट है काफी, इसमें चीजें समझने की होती हैं। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं करते, उनकी गाइडलाइंस को सही तरीके से आप पढ़ते नहीं है, वो रिकॉर्ड आप तो अटेम्प्ट कर लेते, फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अप्रूव नहीं करते। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, गाइडलाइंस होती है, उसको समझना होता है, वो हर बंदा नहीं समझ सकता। पाकिस्तान में गिने चुने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरी जो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, हमारी एकेडमी उनके लिए दस्तयाब है। जब भी आते हैं इंशाल्लाह मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा और उम्मीद है कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम। ठीक है इरफान, जिस तरह से आपने फैसिलिटीज को लेकर कहा कि वो इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर ऐसे दूर अफ्तादा इलाके में बैठ के आप इंटरनेशनल सतह की तैयारी फिर किस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे पूरे डेरा इस्माइल खान में इंडोर हॉल नहीं है, हमने रेंट वगैरह पे हॉल लिए हैं। हमारी कोशिश होती है कि कम वसाइल में ज्यादा से ज्यादा हम अचीव कर सके, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर सके। उनके उसके लिए हम अपने स्टूडेंट को मेंटली मोटिवेट करते रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये चीज नहीं है तो हमने आगे नहीं जाना या आगे नहीं बढ़ना या हमने कम्पीट नहीं करना। तो हमारी कोशिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे फाइट में भी काफी परफॉर्म कर चुके हैं। उनको मोटिवेट करते रहते हैं, प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहते हैं और वो फिर कम वसाइल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हुकूमती सतह पर कोई पजीराई, हुकूमती सतह पर कोई ताउन आपके साथ किया जा रहा हो या आपने कहीं पर अपील की हो?
गवर्नमेंट लेवल पे वादे कर देते हैं और फिर पूरे नहीं होते अक्सर, बदकिस्मती हमारी। और दूसरा ये है कि हमारे सीएम हमारे खान के, लेकिन इन चीजों पे उसको मेरे ख्याल में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चले उम्मीद हम ये करते हैं कि वादों से बढ़कर आगे भी कुछ काम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया सुफियान महसूद और इरफान महसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इस वक्त बन चुके हैं दोनों बाप बेटा। और अगर इरफान की बात करें तो उनके पास तो एक लंबी लाइन है जो उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की साइबर क्राइम तारीख का एक बड़ा बाब बेनकाब हो गया है। FBI और डच पुलिस के ताउन से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NCCIA ने लाहौर और मुल्तान में बड़ी कार्रवाइयां की हैं और एक बैनुल-अक़वामी साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाचाक कर दिया है। इस नेटवर्क का नाम था हॉट सेंडर ग्रुप, एक ऐसा मुजरिमाना नेटवर्क जो न सिर्फ दुनिया भर में मालियाती धोखाधड़ी में मुलव्वस था बल्कि दीगर फ्रॉडियों को भी ऑनलाइन जराइम में सहूलत फराहम कर रहा था। 15 और 16 मई को लाहौर के बहरिया टाउन और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए, जिनके दौरान 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें शामिल हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रमीज़ शहजाद और साइम रज़ा, जो इस गिरोह का मुबैना सरबराह भी जिनसे बताया जा रहा है, उसके वालिद मोहम्मद असलम हैं, और दीगर अफराद जैसे यासिर अली हैं, सैयद साइम अली शाह हैं, अदनान मुनव्वर हैं और मोहम्मद नौशेरबान हैं। जबकि मुल्तान से गिरफ्तार होने वालों में हसनैन हैदर हैं, बिलाल अहमद हैं, मोहम्मद अदील अकरम हैं और दीगर भी यहाँ शामिल हैं। तहकीकात से भी मालूम हुआ है कि ये गिरोह डिजिटल फ्रॉड के लिए फिशिंग किट्स, जाली वेबसाइट्स, ईमेल एक्सट्रैक्टर्स और दीगर ऐसे टूल्स ये लोग तैयार कर रहे थे जो कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से भी बच निकलते थे। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि वो इन टूल्स को बेचने के साथ साथ ख़रीदारों को वीडियो ट्यूटोरियल्स के ज़रिए सिखाते भी थे कि लोगों को किस तरह से लूटा जाए। अगर और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गिरोह का मरकज़ी कमांडर है वो रमीज़ शहजाद लाहौर के बहरिया टाउन के 2 मुख्तलिफ घरों से ऑपरेट कर रहा था, अपनी सरगर्मियाँ चला रहा था, जबकि उसका साथी हसनैन हैदर मुल्तान के फातिमा एवेन्यू से कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। तो बड़ी कार्रवाई छापों के दौरान 32 डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद की गई, जिनमें कुछ ऐसे सर्वर्स भी शामिल हैं जिनसे तकरीबन 11,000 से ज़ायद आलमी मुतासरीन की मालूमात हासिल अब तक हो चुकी हैं। हुकाम ने इस हवाले से एक लैम्बोर्गिनी यूरस और दीगर लग्जरी गाड़ियाँ और दुबई में सरमायाकारी से मुतल्लिक दस्तावेज़ात भी कब्जे में ले ली हैं। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में इस गिरोह की सरगर्मियों से $50 मिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ है। और अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी 63 से ज़ायद मुकदमात की तफ्तीश इस वक्त जारी है। अब्दुल गफ्फार ने इस गिरोह को महज एक फ्रॉड नेटवर्क नहीं बल्कि एक साइबर क्राइम यूनिवर्सिटी करार दिया है, जो दुनिया भर के जराइम पेशा अफराद को टेक्निकल मदद भी फराहम कर रही थी। मज़ीद हल्का खेज़ इंकशाफ ये हुआ कि रमीज़ शहजाद के वालिद मोहम्मद असलम ने तफ्तीश में एतराफ़ किया कि मेरा बेटा दुनिया भर से ऑनलाइन पैसे लूट रहा था। बरामदशुदा डिजिटल शवाहिद में व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम की चैट शामिल है जिनमें मालियाती धोखाधड़ी की मुकम्मल मनसूबाबंदी है, फिशिंग मुहिम्मात का रिकॉर्ड मौजूद है। लाहौर, मुल्तान और गैर मुल्की असासे शामिल करते हुए तकरीबन 48 करोड़ रुपए की मालियत की जायदादें इस वक्त मुंजमद कर दी गई हैं, जबकि गिरोह से मुंसलिक 142 क्रिप्टो करेंसी वॉल्ट्स की छानबीन भी अभी जारी है और तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के नाम इस वक्त ECL में शामिल कर दिए गए हैं, यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। जबकि गिरोह के मफरूर अरकान के लिए इंटरपोल रेड नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस केस में रमीज़ शहजाद और दीगर अफराद के खिलाफ पीका 2016 और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। और ये केस पाकिस्तान के लिए एक संग मील की हैसियत भी रखता है। एक ऐसा लम्हा है जब मुल्क ने बैनुल-अक़वामी साइबर क्राइम की दुनिया में एक बड़े नेटवर्क को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि ठोस सबूतों के साथ गिरफ्तारियां भी की हैं। अब देखना यह है कि तफ्तीश का ये जो दायरा है ये मजीद कितने ममालिक और कितने नए चेहरों तक जाता है और क्या ये कामयाबी पाकिस्तान में साइबर जराइम के खिलाफ एक नया बाब साबित होगी। बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई जो पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भी की गई है, जिसको सराहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम इंकशाफ करते हुए दावा किया है कि जंग के दौरान इसराइल ने भारत की मुकम्मल मदद की और जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता अफराद भारत भी पहुंच चुके थे
उनका कहना था कि श्रीनगर समेत कई इलाकों में इसराइली हथियार इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला ये उनका ज़ाती फैसला था, लेकिन मुशावरत वो हमेशा नवाज शरीफ से करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग मसले का मुस्तकिल हल नहीं है, बल्कि देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। उन्होंने इसके साथ ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी, पानी, तिजारत और जो कश्मीर के हमारे मामलात हैं उस पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुदाखलत या शिरकत को मानने पर आमादा नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर कोई भी एक न्यूट्रल, हम जिसे कहें, एक शख्स बीच में मौजूद होगा तो हिंदुस्तान को फिर उसकी बात भी मानना पड़ेगी, जो कि वो नहीं चाहते। दूसरी तरफ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, जैसा कि कुछ रोज़ पहले भी दिया गया। उन्होंने कहा कि एटमी जंग दोनों ममालिक के लिए ही तबाही का बाइस बनेगी और इसे एक नाकाबिले तसव्वुर बेवकूफ़ी भी करार दे रहे हैं। इसी दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर से तनाज़े का मरकज़ बन गए हैं। लाहौर पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में उनका पोलीग्राफ टेस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन मानी PTI ने फिर से इनकार कर दिया। और ये इनकार ऐसे वक्त में सामने आया जब उन पर तशद्दुद, जलाओ घिराव और रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाने के संगीन इल्ज़ामात हैं। ऐसे हसास हालात में सवाल ये है कि खित्ते में अमन की क्या सूरत हाल हो सकती है? क्या जौहरी ख़तरात महज बयानबाजी हैं या फिर इसके अमली खदशात भी मौजूद हैं? इसके साथ साथ अंदरून मुल्क में जो हमारा सियासी खलफिशार है वो कब ख़त्म होगा? इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म की जानिब से दावा किया गया कि इसराइल ने जिस तरह से भारत को जंग में मदद दी, तरबियत याफ्ता एहलकार वहाँ पर भेजे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ सबूत सामने आएंगे, मज़ीद चीज़ों से पर्दा उठेगा, जो इसके असरात थे इस एक कॉन्फ्लिक्ट के, ये हमें मज़ीद नज़र आएंगे? बहुत शुक्रिया जी, लेकिन अगर तो किसी और मीटिंग का है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जर्नलिस्टों से बात की, आप उसके हवाले से कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा एहलकार मौजूद थे। जी जी। अच्छा, नहीं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जी बिल्कुल इसराइली मौजूद थे। ना तादाद की बात थी, ना डिटेल्स की बात थी। वो तो मीडिया खुद पहले से रिपोर्ट कर रहा था कि दर्जनों एहलकार उनके इसराइल के आए हुए हैं और ड्रोन श्रोन वो सारे खुद उड़ा रहे हैं। तो चूंकि मैं मौजूद था, इसलिए पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि इस तरह नहीं हुई थी बात कि फिगर्स उन्होंने बताए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इसराइली हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, वो तो ड्रोन है ना जी। जी ठीक है, लेकिन वहां पर यह भी कहा गया कि जो तरबियत याफ्ता एहलकार इसराइल के थे ये उनकी जेर निगरानी हो रहा था, ये तो कंफर्म है। देखें, मैंने जितनी बात हुई थी बता दी। हम चलते हैं कि इसराइल और इंडिया का ताउन 100% मौजूद है। जाहिर है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते और इंडिया इसराइल को न सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि गजा के ऊपर जो जुल्म ढाए में है उसके अंदर वो मावनकार भी हुआ है और हर तरह से हुआ है। और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी है। पाकिस्तान ने अपना एक असूली मौकफ शुरू से लिया हुआ है कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के बगैर कोई बात नहीं होगी। यही बात है हमारी सबकी, और इसराइल उसके खिलाफ है। तो ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। और ये जब हम एटमी धमाके कर रहे थे तब भी इसराइली तैयारे आए हुए थे। पठानकोट और इधर श्रीनगर की तरफ सारी तरफ ये कहा जा रहा था कि जी वो हमला करेंगे, और हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उस वक्त भी दे दिया था सबको कि फिर इसका जवाब क्या होगा। अगर हम एटमी धमाके कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उस वक्त भी सेव किया। अब इसराइल ने बराह रास्त ड्रोन्स दिए, और चूंकि राफेल गिर चुके हुए थे तो इसराइलियों को भी ये मसला हो गया था कि कहीं ये हमारे साथ भी कुछ ना हो ऐसा। तो वो जो अंधों में काना राजा बना हुआ था इसराइल, उसकी भी हमने तबीयत इस तरह साफ की कि उसके सारे ड्रोन्स बेकार चले गए। तो उनको भी समझ आ गई कि जितनी सुपीरियरिटी का वो दावा करते हैं, यहाँ पाकिस्तान ने कुछ और ही उनको दिखाया है कि मिसाइल भी उनके हमने अपनी मर्जी के मुताबिक उनका रास्ता भी बदला, उनको उड़ाया भी सही। तो अब ये नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे सारे के सारे कि भाई वहां पे तो हम जो कुछ भी करते हैं सारे अरब ममालिक चुप हो जाते हैं। जो फलस्तीन में जो जुल्म ढा रहे हैं सिर्फ जुबानी कलामी है। जैसे हमारे कहा भी गया फौज की तरफ से कि ये ना तो फलस्तीन है, ना आप किसी गलतफहमी में रहें कि पाकिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपना जवाब भरपूर देना जानता है, और हमने दिया भी है। तो अब मोदी तड़प रहे हैं क्योंकि बिहार के इलेक्शन की वजह से ये पहलगाम का सारा ड्रामा किया था। हर इलेक्शन से पहले फिर अगले साल में 2 रियासतों के इलेक्शन और भी आ रहे हैं। उनके नजदीक तो ये है कि भाई इधर मैं 75 साल का हो रहा हूँ, उधर जनाब वो फिर
चेंज भी आएगी सारी की सारी क़यादत में बीजेपी की भी, तो वो अपने आप को एक सुपरमैन बना के जो बैठे हुए थे वो तो सारा ख्वाब चिकनाचूर हो गया। अब असल इशू ये आ रहा है कि आइंदा क्या करेंगे। तो हमारी फौजें अलर्ट हैं कि ये किसी भी वक्त बेवकूफ़ी करने की तैयारी कर सकता है इंडिया। जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि SU-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम था, हमने एक उड़ाया, हम 2 और भी उड़ा सकते थे, लेकिन हमने खित्ते में कशीदगी को रोकने के लिए कि और ना बढ़े, डीएस्केलेशन रहे, हमने ये काम नहीं किया। तो ये मैसेजेस ऐसे नहीं दिए जाते कि स्लिप ऑफ टंग है, ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज हैं ताकि दुनिया को मैसेज चला जाए, इंडिया को मैसेज का पता हो कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है और हम अब मजीद क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब इस पर एक कमेंट मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने भी अभी ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि S-400 हम उनके और भी तबाह कर सकते थे। इसी तरह से स्टेटमेंट पहले भी आई थी कि हम उनके 10 तैयारे और भी गिरा सकते थे। इस पर बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे लोगों का नाम शायद लेना मुनासिब भी नहीं है, जो ये कहते हैं कि जी तो फिर गिरा देते, फिर तबाह कर देते, आपके कौन से फूफी के पुत्र थे। तो ये जो एक सोच मौजूद है, खैर इसको भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी जो वजीर आजम ने बातचीत के लिए एक 4 निकात की बात की है, भारत इस वक्त आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए कहीं ना कहीं संजीदा है, या फिर हमेशा की तरह मुज़ाकरात से वो भागेगा ही और भाग रहा है, और तीसरे फरीक की शिरकत से जिस तरह से वो इनकार कर रहे हैं, खित्ते में अमन का अमल आप किस तरह समझते हैं, किस हद तक मुतासर हो सकता है? वो जो मामे के पुत्र नहीं, मामे भुप्पी के पुत्र हैं, उमर अयूब भी इनके, जो कह रहे थे कि तैयारों के लिए फ्यूल नहीं होगा और गोले मारने के लिए हमारे पास है नहीं, हम तो वो बेच चुके। तो ये जो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे यहाँ बैठ के, यानी रशिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के साथ था, रशिया के खिलाफ था। रशिया इंडियन इत्तेहादिया है जिसने हमारी स्टेटमेंट को कबूल किया कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो वहां पे भी नाकामी हुई। और यहाँ से बैठे हुए आप बाहर बैठे उनकी बैठ की बात कर रहे हैं, जो यूट्यूबर है, मैं यहाँ अपोजिशन लीडर का नाम ले रहा हूँ जी, उन्होंने क्या किरदार अदा किया था। शायद इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने से जब पूछा गया कल कि जी आप पीटीआई को क्यों नहीं भेज रहे बाहर, तो उन्होंने कहा एक तो ये हुकूमती वफ्द है, पार्लिमानी नहीं है, दूसरे जो 3-4 लोग इनके इंडियन टीवी पे गए हैं और जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या ख्याल है कि हमें ये रिस्क लेना चाहिए कि हम इन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कहीं भिजवाएं। तो बड़ी वाज़ेह चीजें थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अब जो 4 नुकात की बात की, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को तो पता है सारी बात का, और उन्होंने इसीलिए कहा कि वो शिमला मुआहदे की बात कर रहे हैं। तो हमने तो कह दिया उन्हें कि शिमला मुआहदे की गुफ्तगू का फायदा कोई नहीं, कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो आइंदा क्या होगा। लिहाजा यूएई और सऊदी अरब, ये 2 ऐसी वेन्यू है जहां इन मुल्कों के हमारे से बेहतरीन ताल्लुकात है और इंडिया में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो दबाव कौन डाल सकता है? वो डाल सकता है अमेरिका, जिसके पास ये रिक्वेस्ट लेके गए थे कि जी आप सीज फायर कराएं, और हमने कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि अगर हम किसी तीसरे वेन्यू पे गैर जानिबदार मकाम पे बैठेंगे जहां इंडिया भी आए, और जाहिर है उसमें फिर मौजूदगी अमेरिका की भी होगी, तो फिर हमारे 4 पॉइंट हैं कि कश्मीर भी हो, दहशतगर्दी भी हो, पानी का मसला, इंडस वाटर ट्रीटी हो, इन सब के दहशतगर्दी के मामला हो, और फिर आखिर में तिजारत की बात हो। लेकिन ये मरहलावार होंगे, क्योंकि असल काज तो कश्मीर है जो सारा दोनों के मुल्कों के दरमियान में है, और उस पे वो समझ रहे थे कि भाई हमने तो खत्म कर लिया 370 लगा के वो जो, और एक बड़ा कॉज आप देख रहे हैं कि बड़ा कॉज पानी की सूरत में भी अब इस वक्त सामने आ चुका है। जिस तरह से अभी हमने खबर इस हवाले से दी है कि किशनगंगा डैम से भी दरिया नीलम का पानी रोका गया, 40% वहां पर बहाव इस वक्त पानी का कम है। आगे जब बारिशें होंगी, जब सैलाबी सूरत हाल होगी, तो फिर ये पाकिस्तान को सैलाब की तरफ धकेल देंगे, वहां से सारा पानी खोल देंगे। तो ये आबी जारियत दोनों तरह से करेंगे, पानी रोक कर भी, और जब वहां पर सैलाब आएगा तो एक बार फिर से पाकिस्तान को वो सैलाब की सूरत पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस मामले पर भी बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान इन सब चीजों को देख रहा है, और इसीलिए बात कहा गया था कि ये लाइफ लाइन है, रेड लाइन है, और हम इसे एक्ट ऑफ वार समझेंगे। तो ना तो फौरी तौर पे वो डैम बना सकते हैं, ये बात हमें भी पता है, सबको पता, टाइम लगेगा। और क्या हम बुगलियार डैम उड़ा दें उनका, तो क्या होगा, वो हमारे मिसाइल हमारी तरफ लाएंगे, हमारे डैम। तो पाकिस्तान की पहली कोशिश ये होगी कि जिस तरह हमने जंग जीती है, अब सिफारती सतह पे इतना दबाव बढ़ाया जाए कि इंडिया बैठ के बात करे और मामलात को दुरुस्त करे। क्योंकि जाहिर है अगर पानी नहीं है तो फिर हमारी बका नहीं है, जब हमारी बका नहीं है तो फिर किसी की भी बका नहीं है। फिर पाकिस्तान क्यों छोड़ेगा किसी चीज को? फिर डैम उड़ते हैं तो उड़े, फिर मिसाइल आते हैं तो आए, फिर हम तो अपना काम कर जाएंगे। और वो हमने उनको बता दिया कि जब हम काम करेंगे तो आप रोक नहीं सकते। तो ये प्रेशर इसीलिए बनाया जा रहा है, और सिफारती कोशिशें इसीलिए होती हैं। कल भी ट्रंप ने तो फिर मोदी को भी जिक्र कर दिया, पाकिस्तान को भी जिक्र कर दिया। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों रडार पे तो अमेरिका के आ गए हुए हैं, वरना सिर्फ इंडिया होती थी। उन्होंने जितनी अपनी आके नई पोस्टिंग्स की हैं
अपनी इंतजामिया में, वो ज्यादातर इंडियन रिलेटेड हैं, जो लोग इंडिया को पसंद करते हैं। लेकिन जिसने लगाए हैं वो पाकिस्तान के साथ अब बात करने का हाँ है, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, तो हमें उस चीज को लेके चलना है सिफारती सतह पे, उसको खराब नहीं करना कि जी नहीं जी ये वहां जी वहां। हमें अपना फायदा देखना है सबसे पहले कि पाकिस्तान की बका किसमें है, कि अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी तिजारत ठीक हो सकती है, हमारे मामला ठीक हो। हमें डिफेंस इक्विपमेंट भी नहीं मिलता, लेकिन हमने डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से ना मिलने के बावजूद जो चाइनीज इक्विपमेंट की यूजेज है उससे जो चाइना की तो मार्केट बड़ी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तानी कौम की एक धाक बनी है। नो डाउट। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर के पास एक अमेरिकन आए हुए थे और वो एक मीटिंग में कहने लगे कि देखे आपने ना प्रूव किया कि पाकिस्तान है। अब ये वो बात है जो हमारे लिए दुनिया भूल चुकी भी थी कि ये तो लड़ रहे हैं। जैसे ट्रंप ने खुद भी कह दिया था, मार्को रूबियो ने, कि अमेरिका ये इंडिया पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं, ये आपस में तय कर लेंगे। वो तो हमें छोड़ छाड़ गए थे ना कि यार लड़ो, ठीक है, जो मर्जी करो। जब उनके अपने चौधरी की पिटाई हुई है तो उसको बचाने के लिए जब खुद वो मैदान में बिल्कुल ऐसी, और इंडिया की तरफ से जो मिस एडवेंचर किया गया आमिर साहब, पाकिस्तान के हक में तो बहुत ही बेहतर रहा दुनिया में। जैसे अभी भी आपने बताया है कि किस तरह से दुनिया क्लेम करी हमारी तमाम चीज़ों को। इसी हवाले से चाइना में जब हमने देखा पाकिस्तान अफगानिस्तान ये मुज़ाकरात भी हुए हैं, जहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मौजूद थे, अफगान वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। इस मुलाकात को, इस सिचुएशन को, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं आप बीजिंग का जिक्र कर रहे हैं ना? जी जी, बीजिंग में जो मुलाकात हुई, देखें वहां पे दोनों मुस्तकिल यानी मुकम्मल सफीर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने रखने का फैसला किया। और जब हमारी बिल्कुल कुट्टी भी बनी हुई थी पिछले दिनों में तालिबान से, और फिर जब हमारे वजीर खारजा वहां पहुंचे, फिर हमारे नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक गए, फिर अब चाइनीज वजारत खारजा ने होस्ट किया ट्रायलैटरल 3 मुल्कों की इस कॉन्फ्रेंस को, और एलामिया भी जबरदस्त आया कि सी पैक अफगानिस्तान तक तोसी करेगा। तो देखिए वहां पे भी रोजगार तो लोगों को चाहिए, उनको हथियार के अलावा कोई कारोबार नहीं है, लड़ाई झगड़ा और पैसे, उससे बच्चों की फैमिली चलाना, अपना सब कुछ। तो चाइना ने वो अब एक अच्छा रोल प्ले किया है कि जिस तरह इंडिया कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को तालिबान को यूज करके टीटीपी के जरिए और ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए, तो ऐसे में चाइना को तो नजर आ रहा है कि इंडिया की क्या हरकतें हैं, पाकिस्तान भी समझ रहा है। पाकिस्तान ने मतलब इसीलिए वजीर खारजा वहां गए। तो ये जो रिप्रोचमा हो रहा है ताल्लुकात का, मेरे हिसाब में एक वक्त की ऐन जरूरत भी है, और अल्लाह करे कि इसमें तेजी से अमल दरामद हो। सी पैक पे उनके लोगों को भी इक्तिसादी तौर पर रोजगार मिले, हम भेज रहे हैं बिल्कुल, हमने बहुत हक मेजबानी अदा कर लिया, मेहमानदारी कर ली, अब उनको जाना चाहिए, हम भेज भी रहे हैं। तो वहां पे भी तो हालात खराब होने हैं ना, तो बजाय वो किसी और के हाथ में आए, वो अपने कारोबार में लगे, बिजनेस हो वहां पे। जो लेके वन बेल्ट रोड लेके चाइना चल रहा है, सी पैक उधर लेके जा रहा है, और उनको आना तो गवादर की तरफ ही है ना, दूसरी तरफ से घूम के कंधार की तरफ से। तो वो साथ सेंट्रल एशिया की तिजारत को भी चाइना देख रहा है, ईरान के रास्ते भी हैं। तो ये खित्ते का अमन इसी सूरत में होगा जब यहाँ पे इक्तिसादी तरक्की शुरू होगी, आपस की साजिशें खत्म हो, और ये बातचीत जाहिर है इसके अलावा तो कोई दुनिया में हल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, सिफारती सतह पर आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कमेटी भी बनाएगी, बिलावल भुट्टो जिसको चेयर इस वक्त कर रहे हैं, चॉइस आप किस तरह की देख रहे हैं, ये सिलेक्शन कैसी देख रहे हैं? इस पर भी सोशल मीडिया पर 2 राय हैं। ऑब्वियसली मैंने जितने लोगों को देखा या सुना, कहा बिलावल भुट्टो इज़ अ वेरी गुड चॉइस एट दिस टाइम। जिस तरह से वो जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, बट उनके अगेंस्ट जब हम इंडियन वहाँ पर लॉबी से देखेंगे, शशि थरूर मौजूद होंगे जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो पाकिस्तान अपना जो एक केस है किस तरह से आलमी बरादरी के सामने रख सकेगा? आपको क्या लगता है दोनों का कंपैरिजन, या जो कंपैरिजन यहां पर भी ड्रॉ किया जा रहा है कि किसी और को भी भेजा जा सकता था? अब देखें शशि थरूर की क्या गुफ्तगू होती है, अक़वाम मुत्तहिदा में काम किया है जी, फलां किया है, और वो जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, आप अंग्रेजों से अंग्रेजी अच्छी बोल लेंगे? आप यूरोपियन के पास क्या जाके उनकी अपनी अंग्रेजी बिलावल भी बड़ी अच्छी बोलते हैं। नहीं, मैं पहले शशि थरूर पे आ रहा हूँ, जो अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, और उनके अपने अज़ाइम है कि शायद मैं वजीर आला कभी तक बन जाऊं, जो राहुल गांधी से उन्हें खतरा है कि वो पर्सनैलिटी क्लैश है उसके अंदर। चलें, उन्होंने बीजेपी की ऑफर को कबूल किया, पार्टी सेट की, और चले जाएं जी। उन्होंने किस मुकदमे को लड़ना है? शशि थरूर की बुक्स पढ़ें, वो उस सारे लिखे के खिलाफ उस मुकदमे को लड़ने जा रहे हैं। लोग सवाल भी कर सकते हैं इनके साथ, शशि थरूर से भी, कि भाई आपने सारी जिंदगी जिस फलसफे में गुजारी, आप उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। और दूसरे, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। यूरोप में जाएंगे, यूरोप कहता है आपने रशिया का साथ दिया, यूक्रेन का साथ नहीं दिया। यूरोप ने पूरी तवानाइयां यूक्रेन पे लगाई, क्योंकि उनको अपना खतरा है कि रशिया इन्वेड करके आगे आता है तो यूरोप उसके हाथ में आता है और लड़ाई बढ़ती है।
तो ये वो यूरोप नहीं भूला इस लड़ाई में। यूरोप ने पाकिस्तान की बात सुनी। देखे, वहां पे इंडिया को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क फ्रांस मौजूद है, ठीक है, यूरोप में जी। और उनके राफेल भी गिरे, लेकिन उन्होंने बात वो की जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये यूरोप का स्टैंड आया, अमेरिका का आया, सारी दुनिया ने ये बात की। तो हमारे जो लोग, बिलावल बेहतरीन साबिक वज़राए खारजा उसमें शामिल हैं, उसमें रिटायर्ड जो हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं वो शामिल हैं, PMLN से मुसद्दिक मलिक और खुरम दस्तगीर हैं, अच्छा इनार अबानी खर हैं, ये साबिक वजीर खारजा हैं 2 दफा की। मुझे बताएं कि क्या हमने वहां वजन डालना है कि जी आपने 57 रुकनी बनाया और हमने 7 रुकनी बनाया मुस्लिम ममालिक के लिए? कुछ ऐसा नहीं होता। आपको अपना मुकदमा जो जीता गया है हर तरह से, सिफारती लिहाज से भी, दिफाई लिहाज से भी, उसके लिए हम तो ये कह नहीं रहे कि हम लड़ना चाहते हैं, हम तो ये कहने जा रहे हैं कि हमारे मसाइल हल कराओ ताकि ये खित्ता अमन का बने। हम तो जारहाना इकदाम लेके नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं दहशतगर्दी। जस्टिस ट्रूडन जो कनाडा के वजीर आजम थे, उन्होंने माना कि हमारे यहाँ राह ने कत्ल कराया, अमेरिका में हुई, यूके में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो जो एक्सपोर्ट दहशतगर्दी हो रही है, जाफर एक्सप्रेस है, कलभूषण यादव है, हम तो अब उनके दावों को अपनी गुफ्तगू के साथ मिला के जाएंगे ना। डोजियर हमारा तो ये होगा कि ये हम पे इल्जाम लगाता था कि हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं, हम बता रहे हैं कि आपको भी नहीं छोड़ रहा, हमें भी नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे मुल्क को जो लगाम है वो डालनी बड़ी जरूरी है। सिफारती सतह पे आप कोशिश कीजिए, दिफाई लिहाज से हम इंशाल्लाह उसको संभाल चुके हैं और संभाल भी लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ आमिर इलियास राणा साहब मौजूद थे और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक नए दौर में दाखिल हुई है, और जिस तरह से रीजन में जो पावर शिफ्ट है वो भी देखने में आ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जो कि इंडिया की जानिब से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, और अब पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अपना जो केस है वो मौसर अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, और आजकल दुनिया भर में हम देख रहे हैं शुगर यानी कि ज़ियाबतीस टाइप 2 एक बड़ी वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में भी ये देखने में आ रहा है कि लाखों अफराद इस बीमारी से मुतासर हैं और बहुत से मरीज़ रोज़ाना इंसुलिन या फिर मुख्तलिफ मेडिकेशन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ऐसे में जदीद तिब ने एक नया ऑप्शन भी फराम किया है जिसे मेटाबॉलिक सर्जरी कहा जाता है। मेटाबॉलिक सर्जरी दरअसल बिट्रॉटिक सर्जरी की भी बैरियाट्रिक सर्जरी की एक किस्म है जो सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं बल्कि शुगर जैसे मेटाबॉलिक अमराज के इलाज के लिए भी की जाती है। कई मरीज़ इस सर्जरी के बाद इंसुलिन से भी आज़ाद हो जाते हैं और शुगर का जो कुदरती कंट्रोल है वो भी वापस आ जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई मेटाबॉलिक सर्जरी शुगर का एक देरपा इलाज है? क्या ये हर मरीज़ के लिए मौजू है और क्या इसके कुछ ख़तरात या फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सईद मियाँ से, जो एक तजर्बेकार बैरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे ज़रा आसान अल्फाज में एलैबोरेट कर दें मेरे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, कि बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है, मेटाबॉलिक सर्जरी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी और मेटाबॉलिक सर्जरी का रिजल्ट एक है। बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली वेट लॉस सर्जरी है, ठीक है। और हम जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि वेदर वो नॉर्मल वेट में है, ओवर वेट है या क्लास 1 या क्लास 2 है। वो हम उसकी हाइट और उसके वज़न से करते हैं, ठीक है। तो अगर उसका 35 BMI है तो वो क्लास 1 है, अगर 40 है तो क्लास 2 है, उससे फिर क्लास 3 पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन 35 से नीचे जो है एक ओवर वेट का एरिया है। तो मेटाबॉलिक सर्जरी जो है बेसिकली बैरियाट्रिक सर्जरी मेटाबॉलिक सर्जरी ही है, लेकिन जब हम उसको मेटाबॉलिक सर्जरी के हिसाब से करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी सर्जरी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े से चेंज कर, ठीक है। और वो जब चेंज होते हैं उसके क्या असरात हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं? देखें, नॉर्मली जो इसके अंदर ऑपरेशन किए जाते हैं वो गैस्ट्रिक बाईपास है या स्लीव है, जिसमें हम मैदे का साइज़ छोटा कर देते हैं, या हम उसका एक पाउच बनाते हैं स्टमक का और उसके बाद अंतड़ी का, स्मॉल छोटी अंतड़ी का, उसके अंदर जोड़ लगा देते हैं, ठीक है। और हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर भी कर देते हैं, खाना कम खाया जाए, और थोड़ा सा माल एब्जॉर्बेटिव यानी कि जो खुराक खाई जाएगी वो एसिमिलेट नहीं होगी बॉडी के अंदर। तो जो मेटाबॉलिक सर्जरी है इसके अंदर एक्चुअली जो पेशेंट्स हैं उनको पहले तो हमें करना पड़ता है कि किस ऑपरेशन का, किस मरीज़ का हमने ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो देखें ना, इसमें दो चीज़ें हैं।
पहली ये है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अंदर वेट भी थोड़ा सा पेशेंट को होना चाहिए, उसकी भी है, मतलब 28 हमारे एशियंस के लिए और 32 BMI जो है बार के कॉन्केशन के लिए। तो तीसरा फिर ये है कि हमने बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि पहला काम तो मरीज़ का यही है कि वो दवाई खाए, वेट अपनी लाइफ मॉड्यूलेशन करे, ठीक है ना, वॉक करे, डाइट को कंट्रोल करे, थोड़ी सी दवाई खाए। लेकिन अगर फर्ज करें उसका HbA1c बड़ा रहता है और दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता और दवाइयाँ भी उसके लिए फेल हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर सर्जरी उसका हल है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ मेडिकल टर्म्स आपने अभी हमें बताई हैं, किस तरह से वो पाउच बनाए जा रहे हैं, जो भी वो ऑब्वियसली मेडिकल टर्म्स हैं जो कि सुनने में हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। जब भी ये प्रोसीजर्स होते हैं उसके बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है? खाना आप कम खा रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम भी फिर बेहतर हो जाता है जिन लोगों का कुछ नहीं? बेसिकली ये खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अंदर चेंज करते हैं हम बेसिकली। ये बेसिकली मिनिमल इन्वेसिव यानी कि लैप्रोस्कोप या कैमरे से ऑपरेशन, जिसमें छोटे छोटे सुराख करते हैं हम, उसके अंदर कैमरा डालते हैं और 45 मिनट्स के बाद वो ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। और इसका लेकिन इसके अंदर बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन है, इसमें स्टेपलर गन्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो एट दी एंड रिजल्ट ये है कि जब पेशेंट 10 दिन के बाद हमारे पास आता है उसका काफ़ी वजन कम हो जाता है और शुगर तो हम दवाइयाँ उसी वक्त ही बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ये वन टाइम प्रोसीजर होता है या मुख्तलिफ सेशंस होते हैं? नहीं, ये वन टाइम प्रोसीजर है, वन टाइम प्रोसीजर। ये लैप्रोस्कोपिक मेटाबॉलिक सर्जरी है। ठीक है। और इसका सक्सेस रेशो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, देखें क्या तकरीबन डरते भी हैं लोग ये करवाते हुए, कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है इस प्रोसीजर को लेकर? जी, तकरीबन 88% सक्सेस रेट है इसका। मेरे तो सारे पेशेंट ये बड़े वॉल्यूम के अंदर कह रहे हैं और जिनके अंदर ये इफेक्टिव ना भी हो, मतलब तो उसमें भी दवाई कम हो जाती है। ठीक है। और कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये इसका? लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब वैसे ऑपरेशन का इफेक्ट तो 5 ईयर रहता है, लेकिन उस वक्त तक मरीज जो है वो वापस आ जाता है अपनी, यानी शुगर से बाहर आ जाता है या डायबिटीज़ से बाहर निकल आता है। ठीक है। इसमें जैसे आपने बताया कि शुगर भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी मैनेज किया जाएगा। हाँ जी, मेटाबॉलिक सर्जरी जो है बेसिकली एड्रेस करती है मेटाबॉलिक डिजीज़ को। उसमें फैटी लीवर है, लिपिड प्रोफाइल है, जो आजकल सबसे हमारे लिपिड कॉमन इश्यूज हैं। हाँ जी, यूरिक एसिड है, ये सब कम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। शुगर है, ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 5 इयर्स बढ़ जाती है क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है। और इसके अलावा 10% कैंसर भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि जो लोग ओवरवेट नहीं है वो भी इस प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं? जिनको नहीं ओवरवेट होगा थोड़ा सा, ओवरवेट होने लाजमी है, थोड़ा सा ओवरवेट ना, वो थोड़े को हम एलैबोरेट कर लें 100 kg तक? नहीं, एक्चुअली 100 kg नहीं, ये हाइट के हिसाब से, हाइट है, BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स हाइट और वेट के हिसाब से। ठीक है। तो उसके अंदर 28 BMI जो है ना गाइडलाइन है जिसके ऊपर हम ये करते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके हवाले से इसके कोई खतरात, इसके कोई साइड इफेक्ट्स? सोशल मीडिया आजकल भरा पड़ा है, हर कोई खुद साख्ता डॉक्टर बना हुआ है और वो एक चीज़ के हवाले से अगर डॉक्टर आपको गाइड करें कि आपके लिए बेहतर है। देखें, पहले तो देखें, पेशेंट आता है, वो अपना एग्जामिन कराता है, हिस्ट्री देता है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट जो है जो सोल्यूशन निकाला जाता है। और इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, उसमें से सिलेक्शन करते हैं, फिर ऑपरेशन मरीज़ को सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो इन्हें मतलब सिलेक्टेड पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाहर के ममालिक में तो हमने देखा कि इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। पाकिस्तान, बल्कि बहुत से लोग हैं जो बाहर से पाकिस्तान में ये करवाने आते हैं। जी। पाकिस्तान में अगर हम इसकी प्राइस मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि आप हमें एग्जैक्ट प्राइस बताएं, बट कहाँ स्टैंड करती है प्राइस? देखें, मैं सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी का, तो हमने एक इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चलाई है और बड़ा ज़बरदस्त पैकेज निकाला है। नॉर्मली ये इसके अंदर 3-3.25 लाख के डिस्पोजेबल्स यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। और यूजुअली जो स्टैंडर्ड रूम में तकरीबन 7-8 के करीब लाख के करीब खर्चा है, लेकिन उन्होंने 5.5 लाख में इसका निकाला हुआ है, पैकेज निकाला हुआ है, जो इसका पैकेज निकाला। उसमें भी वो अगर कोई ज़कात से भी हेल्प कर देते हैं अगर कुछ पेशेंट को ना पैसे हों तो।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर्जरी के बाद आपका लाइफस्टाइल कितना बेहतर हो जाता है? पेशेंट कितना ज़्यादा आपने नोटिस किया कि ज़्यादा एक्टिव हो जाता है? देखें, ये तो लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। जैसे ही पेशेंट का प्रोसीजर करते हैं वो परेशान हो जाता है, क्या हुआ क्या था मेरा, क्योंकि मोटिवेशन आ जाती है। पेशेंट को अभी हाल ही में एक पेशेंट किया था, उसको IBS भी ख़त्म हो गया, उसका लिवर प्रोफाइल ठीक हो गया, शुगर उसकी बिल्कुल नॉर्मल चली गई, बल्कि नीचे रहने लगी और मुझे फ़ोन करके कह रहा आज मैं मीठा खा के ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा मतलब ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है जिससे फौरी तौर पर बंदा एक्टिव हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। और उसकी देखें, जब उसकी डिजीज़ ही नहीं है तो उसका लिए क्या आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किन लोगों को इस सर्जरी की तरफ जाना है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्जरी की तरफ नहीं भी जाना। गलत चॉइस भी लोग समटाइम कर लेते हैं डॉक्टर्स, बहुत से ऐसे, सारे नहीं, लेकिन हमने देखा क्वैकरी भी बहुत ज़्यादा है। लोग अपने पैसे कमाने के चक्कर में आपको इन प्रोसीजर्स की तरफ ले जाते हैं। उन लोगों के लिए मैं खासतौर पर सवाल कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे लोग आप समझते हैं जिसको अगर कोई मर्ज है वो इस तरफ ना जाए? देखिए, ऑथेंटिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो सारा आपका पूरा एक निचोड़ निकालेगा और फिर देखेगा कि वाकई आप सूटेबल हैं सर्जरी के लिए नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर प्रॉपर सर्जन के पास जाएंगे तो वो जो पेशेंट इसके अंदर फिट नहीं होंगे, चाहे एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी कोई और डिजीज़ की वजह से, तो उसको नहीं ऑपरेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस सर्जरी के बाद किस किस्म की डाइट जो है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है? कोई स्पेसिफिक डाइट या फिर नॉर्मल रूटीन में, या हमें पहले से ज़्यादा ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हम ले सकें? जब पेशेंट आता है तो हम उसको 3 फेजेस बताते हैं। पहला प्री ऑपरेटिव फेज है, यानी कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन से पहले हम उसको कहते हैं कि अपनी छाती की वर्जिश करे और अपनी खुराक कम करे, थोड़ा सा लिवर का साइज़ छोटा हो जाता है। जब ऑपरेटिव टाइम आता है तो उसके दौरान हम ऑपरेट करके जैसे ही ऑपरेशन के बाद हम उसको क्लियर फ्लूइड्स पे डाल देते हैं 4 दिन के लिए, 4 डेज़ के लिए, ताकि अंदर स्टेपल लाइनें सेव रहें। फिर उसके बाद 2 वीक्स तक वो ग्रेजुअली मतलब सॉफ्ट डाइट से नॉर्मल डाइट में आता है और 1-1.5 माह में वो तकरीबन फिट हो जाता है और वो थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर देता है और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता है। खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो आपने लोगों में देखे जब लोग आपके पास विजिट करते हैं और वो डिफरेंट सवाल करते हो कि इसमें ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा? पहली बात तो है कि उनको इस प्रोसीजर का नहीं पता कि पहली तो बात है ये कैमरे का प्रोसीजर है। ठीक है। वो समझते हैं कि मैंने कोई फैट शैट निकालनी है, तो ये जो लाइपोसक्शन वगैरह ये तो देखिए एस्थेटिक प्रोसीजर है, ये हेल्दी प्रोसीजर तो है ही नहीं है। तो वो बेसिक पहला काम ये पूछते हैं कि मेरा ऑपरेशन के बाद वजन कितना कम हो जाए फौरी तौर पे। ठीक है। लेकिन एक्चुअल वजन जो है 10 डेज के बाद जब स्टिच निकलते हैं उस वक्त पहला वजन पता चलता है कि 7 kg कम हो गया, 6 kg कम हो गया। अच्छा। तो और फिर ग्रेजुअली हर माह कम हो जाएगा। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट्स को ये नहीं पता होता, प्रोसीजर का नहीं पता होता, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू प्रोसीजर है, इतना लोगों में आगाही नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिकली उसको पेशेंट के मुताबिक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर हम कुछ बेसिक्स की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि पेशेंट्स को सर्जरी कराने से पहले ये चीज़ें मुकम्मल तौर पे पता होनी चाहिए? वो तो देखिए, जब डॉक्टर से मिलेगा तो डॉक्टर तो उसको सब कुछ बताएगा ना। डॉक्टर उसको सारी हिदायत करेगा, उसके टेस्ट करवाएगा, उसको फिर गाइड करेगा, फिर प्रोसीजर बताएगा, फिर प्रोसीजर की सिलेक्शन करेगा, फिर पोस्ट ऑप बताएगा, फिर फॉलो अप रखेगा। ये सारा कुछ है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सईद मियां मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया कि सर्जरी के हवाले से जो गलतफहमियां भी हम देखते हैं, तो अगर हम एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रोफेसर के पास हम जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो जो क्वैकरी वाले इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, उनसे फिर हम बच सकते हैं। और मेटाबॉलिक सर्जरी का जो फ़ायदा था या रिवायती बैरियाट्रिक सर्जरी जो है, डिफरेंस भी हमने आपको बताया, किस तरह से आप अपने लिए चॉइस कर सकते हैं, किस तरह से आप शुगर से छुटकारा पा सकते हैं, अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो ठीक हो सकता है, आपकी जो स्लीप रूटीन है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है, आप कितना एक्टिव लाइफस्टाइल इसके बाद आप गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रहनुमाई की, आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।